सदाचार राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जीटवाना में कार्यरत हूँ। सरकार के अंग में हमने व्यवस्थापिका कार्यपालिका का अध्ययन कर लिया। अब हम न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। और न्यायपालिका के बारे में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। उसके साथ साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ विशेष स्वार्थ भी होते हैं। व्यक्ति के विचारों और उसके स्वार्थ में इस प्रकार का भेद होने के कारण उनमें परस्पर संघर्ष नितांत स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों पर शासन किया जाता है और इस बात की आशंका रहती है कि शासक वर्ग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में सदैव ही एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता रहती है जो व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों को हल कर सके और शासक वर्ग को अपनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य कर सके। इन कार्यों को रोकने वाली सत्ता का नाम ही न्यायपालिका है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायत का जो विभिन्न लोगों के बीच या नागरिकों और राज्य के बीच एक दूसरे के विरुद्ध होती है समाधान व फैसला करता है। इस प्रकार न्यायपालिका समाज में प्रचलित विधियों को लेकर उठने वाले विवादों का समाधान करने का संस्थागत व्यवस्था है। न्यायपालिका का महत्व के बारे में कह दें तो राज्य के आदिकाल से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में न्यायिक विभाग का अस्तित्व सदैव ही रहा है। सामान्य जनता के दृष्टिकोण से न्यायिक कार्य का संपादन सदैव ही महत्व रखता है। राज्य में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की व्यवस्था चाहे कितनी ही पूर्ण या श्रेष्ठ क्यों ना हो, परंतु यदि न्याय करने में पक्षपात किया जाता है तो अनावश्यक व्यय और विलंब होता है या न्याय विभाग में अन्य किसी प्रकार का दोष है तो जनजीवन नितांत दुखपूर्ण हो जाएगा। डॉक्टर गार्डनर के अनुसार न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रहता है, यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन किसी भी समय ऐसे कल्पना ही नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था ना हो। केंट के अनुसार जिस देश में कानूनों की व्याख्या करने, उन्हें कार्यान्वित करने और तथा अधिकारों को प्रभावित बनाने के लिए कोई न्याय विभाग नहीं होता, वहाँ शासन ही नष्ट हो जाता है। न्याय विभाग के महत्व के संबंध में ब्राइस ने अपनी श्रेष्ठ शब्दावली में कहा कि न्याय विभाग की कुशलता से बढ़कर सरकार की उत्तमता की दूसरी कोई कसौटी नहीं है, क्योंकि किसी और चीज़ से नागरिक की सुरक्षा और हितों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उसके इस ज्ञान से कि वह एक निश्चित, शीघ्र और अपक्षपाती न्याय शासन पर निर्भर रह सकता है। अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र में न्यायपालिका का महत्व अधिक होता है। प्रजातंत्र अपने स्वभाव से ही मर्यादित शक्तियों वाला शासन होता है और शासन को इस प्रकार की मर्यादा में रखने का कार्य का न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किया जाता है, लेकिन जब तक निष्पक्ष, शीघ्र और सर्वजन सुलभ न्याय की व्यवस्था नहीं होती, जनता का शासन एक मिथ्या धारणा बनकर ही रह जाता है। वर्तमान समय की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में सामान्यतः संविधान के द्वारा ही नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। शासन से अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों की इन अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन व्यवहार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का अस्तित्व आवश्यक है। उसके अभाव में नागरिकों के अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। संघात्मक शासन में विशेष महत्व होता है। इन सबके अतिरिक्त प्रजातंत्र के एक रूप संघात्मक शासन में तो न्यायपालिका का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका अभियोगों के निर्णय के साथ साथ संविधान की व्याख्या, रक्षा करता है। न्यायपालिका केंद्र सरकार इकाइयों की सरकारों को उसकी निश्चित सीमाओं में रखने का कार्य करती है। यह न्यायपालिका की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी कहते हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं अमेरिकी संविधान वैसा ही है जैसा कि न्यायाधीश कहते हैं। ये भी हुज ने कहा था, अमेरिका के न्यायाधीश हुज ने कहा था। न्याय विभाग के कार्य के रूप में हम पढ़ें तो अभियोगों का निर्णय करता है, यानी व्यक्तियों में विचार भेद और स्वार्थों की भिन्नता के कारण फौजदारी माल संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं, यानी उन सबका हल करता है। कानूनों की व्याख्या करता है। कानूनों की भाषा सदैव ही स्पष्ट नहीं होती। अनेक बार कानूनों की भाषा के संबंध में अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी व्याख्या और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। औचित्य के आधार पर कानून निर्माण, जैसे कि केस लॉ, जैसे हम कह सकते हैं कि भारत के प्राचीन विधि शास्त्र ने इसी को धर्म और सत्य के नाम से पुकारा, जिसे न्याय को
न्यायाधीश से औचित्य, धर्म और सत्य के आधार पर जो निर्णय करते हैं वह एक परंपरा को उत्पन्न कर देता है, और यदि अन्य न्यायाधीश भी समान परिस्थिति में इसी प्रकार का निर्णय करें तो परंपरा का आधार एक नवीन कानून का निर्माण हो जाता है, जिसे केस लॉ या न्यायालय द्वारा निर्मित कानून कहते हैं। न्यायालय के इन निर्णयों के संबंध में लिकोक ने लिखा है कि इस प्रकार न्यायाधीशों द्वारा किया गया निर्णय अप्रत्यक्ष रूप से कानून का पूरक होता है। इस दृष्टि से न्यायालय अर्ध विधानमंडल का रूप धारण करके कई वर्तमान कानूनों का निर्माण करता है। व्यक्ति स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा भी करता है। व्यक्तियों की स्वतंत्रता में दो तरफ से बाधा उपस्थित हो सकती है, अन्य व्यक्तियों द्वारा या राज्य द्वारा। न्याय विभाग इन दोनों ही बाधाओं को दूर करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है। घोषणात्मक निर्णय प्रदान करना, यानी कि कभी कभी जाने अनजाने में व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण कर देते हैं जो स्पष्ट और पूर्व निर्धारित कानूनों के विरुद्ध होते हैं। न्यायालय को ऐसे कानूनों के संबंध में घोषणात्मक निर्णय देने का अधिकार होता है। संविधान के रक्षण का कार्य, सुरक्षा कार्य। न्याय विभाग संविधान की पवित्रता और उसमें प्रतिपादित व्यवस्था की रक्षा का कार्य भी करता है। यानी कि वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों में संविधान कठोर है, उनमें संवैधानिक कानून में अंतर किया जाता है। संविधान द्वारा व्यवस्थापिका कार्यपालिका शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। परामर्श से संबंधी कार्य, यानी अनेक राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था की न्यायपालिका निर्णय देने के साथ साथ कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देने का कार्य भी करता है। व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा इस प्रकार का परामर्श मांगा जाता है। उदाहरणतः इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति से सरकार प्राय विधिक और कानूनी प्रश्नों पर परामर्श लेती है। कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय का एक कार्य यह है कि वह गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श दे। ऑस्ट्रिया, पनामा, बल्गारिया, स्वीडन, भारत आदि देशों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। विविध कार्यों में हम देखें तो उपयुक्त न्यायालय अन्य कार्य भी करता है, जैसे पूर्व सोवियत संघ में समाजवादी राज्यों के न्यायाधिकारी वर्ग द्वारा क्रांति के रक्षक का महान कार्य किया जाता है। न्यायालय को प्रतिबंधात्मक आदेश देने का अधिकार होता है। वे किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कह सकते हैं कि जब तक उनके द्वारा अभियोग की पूरी जांच ना हो, निर्णय ना हो, तब तक वे इस संबंध में कोई कार्य ना करें। वे कुछ विभागीय और प्रशासनिक कार्य करते हैं, जैसे अपने लिपिकों की नियुक्ति और निचली अदालतों का निरीक्षण। न्यायालय के और अन्य कर्तव्य जैसे कि अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना, विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना, नागरिक विभाग को स्वीकृति देना, अल्पसंख्यकों के संरक्षण तथा संपत्ति का प्रबंधकर्ता नियुक्त करना आदि। वे किसी के वसीयतनामे को प्रमाणित करने का आज्ञा पत्र जारी करते हैं। वर्तमान समय में न्यायालयों द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन संबंधी मामलों के निर्णय का किया जाता है। इस प्रकार के विवादों का निपटारा सामान्यतया उच्च स्तर के न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे राज्यों में जहाँ पर की न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, न्यायपालिका के कार्य और शक्तियाँ निस्संदेह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से है कि न्यायपालिका कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, उसके द्वारा विविध प्रकार के कार्य किए जाते हैं, लेकिन न्यायालय के इस प्रकार के कार्यों को उसी समय कार्यकुशलतापूर्वक संपन्न कर सकती है जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता के बारे में टाफ्ट ने कहा है कि सभी मामलों में, चाहे वे व्यक्ति तथा राज्यों के बीच में हो, चाहे अल्पमत और बहुमत के बीच में हो, चाहे आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से शक्तिशाली और निर्बल के बीच में हो, न्यायपालिका को निष्पक्ष रहना चाहिए और बिना किसी भय या पक्षपात के निर्णय देना चाहिए। डॉक्टर गार्नर ने लिखा है कि न्यायाधीशों में सत्यता और निर्णय देने की स्वतंत्रता ना हो तो न्यायपालिका का सारा ढांचा खोखला प्रतीत होगा और उस ऊंचे उद्देश्यों की सिद्धि नहीं होगी जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। लोकतंत्र की रक्षा हेतु, जैसे कि अपने अन्य अभिप्रायों सहित, लोकतंत्र एक सीमित और मर्यादित शासन व्यवस्था का नाम है और शासन को मर्यादा में रखने का कार्य एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा ही किया जा सकता है। यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्राण कहा जा सकता है। न्याय की रक्षा है तो न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानूनों की व्याख्या करते हुए न्याय प्रदान करना है। न्यायपालिका यह कार्य तभी भली भांति कर सकता है जबकि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष हो और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के नियंत्रण और प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो। संविधान की रक्षा हेतु, यानी कि वर्तमान समय में राज्यों का द्वारा सामान्यतः संविधान की सुरक्षितता की धारणा को अपनाया जाता है और संविधान की रक्षा का भार न्यायपालिका पर ही होता है, लेकिन न्यायपालिका संविधान की रक्षा का दायित्व तो उसी समय भली भांति निभा सकता है जबकि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष हो।
यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जैसे कि वह संविधान की धाराओं को स्पष्ट व्याख्या करती है, व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों को की जो संविधान के विरुद्ध होते हैं, कार्यपालिका के वे कार्य जो संविधान का उल्लंघन करते हैं अवैध घोषित करके न्यायपालिका संविधान की रक्षा करता है। यानी कि ये संविधान की रक्षा करता है। नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु यानी न्यायमूर्ति बोस ने एक निर्णय में कहा है कि यह हमारे कर्तव्य और विशेष अधिकार है कि अधिकार जिन्हें मूल अधिकार का नाम प्रदान किया गया है मूलभूत बने रहे और ना तो संसद या ना ही कार्यपालिका स्वतंत्रताओं को नियंत्रित करने का संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करे। हम भारतीय नागरिकों की रक्षा करने और यह देखने के लिए कि इन स्वतंत्रताओं को संसदीय व्यवस्थापन और प्रशासनिक कृत्यों द्वारा अत्यधिक सीमित या समाप्त न कर दिया जाए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग में यानी जनता द्वारा निर्वाचित हो या व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन या कार्यपालिका द्वारा निर्वाचित। यानी लास्ट के कहा है कि जनता द्वारा निर्वाचन के संबंध में न्यायाधीशों की नियुक्ति की समस्त पद्धतियों में जनता द्वारा निर्वाचन की पद्धति निर्बाध रूप से सबसे बुरी है, क्योंकि जनता न्यायाधीशों पर कंट्रोल करती है। बाद में व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन में न्यायाधीश कर्तव्यों का उचित निर्वाह नहीं कर पाता है। कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन, इसमें लास्ट की निकाय कि इस विषय में सभी बातों को देखते हुए न्यायाधीशों को कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति का परिणाम सबसे अच्छे रहे, परंतु यह अति आवश्यक है। न्यायाधीशों के पदों पर राजनीतिक सेवा का फल नहीं बनाया जाना चाहिए। लंबी पदावधि यानी न्यायाधीशों को थोड़े समय के लिए नियुक्त किया जाए तो उनकी स्वतंत्रता अंत हो जाता है, इसलिए उनकी स्वतंत्रता रक्षा के लिए लंबी अवधि की नियुक्ति द्वारा हो सकती है। यानी कार्यकाल अवकाश प्राप्त करने की अवधि तक रहना चाहिए। पद की सुरक्षा भी है। न्यायाधीश स्वतंत्रता रक्षा के पद की सुरक्षा का विशेष महत्व है। न्यायाधीशों की पदच्युति की पद्धति काफ़ी जटिल होनी चाहिए। न्यायाधीशों किसी व्यक्ति या दल विशेष की दया पर निर्भर न हो रहे, यानी महाभियोग की पद्धति द्वारा पर्याप्त जटिल होती है, अपने इस जटिलता के कारण श्रेष्ठ भी है। यानी न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की पद्धति सरल हो तो उस पद्धति का दुरुपयोग किए जाने की आशंका उत्पन्न हो जाती है। न्यायाधीशों के वेतन, यानी हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक राजनीतिक के तत्व एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स में कहा है कि यह मानव स्वभाव है कि जो भी व्यक्ति अपनी आजीविका की दृष्टि से शक्ति संपन्न, उनके पास संकल्प शक्ति का भी बड़ा बल मिलता है। न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों का पद केवल ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाए जिसकी व्यावसायिक कुशलता और निष्पक्षता सर्वमान्य हो। अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत का निषेध होना चाहिए। शक्ति के दूषित प्रयोग को रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने के लिए निषेध किया जाए। इस संबंध में इतनी व्यवस्था तो अवश्य ही की जानी चाहिए कि एक व्यक्ति जिन न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में कार्य कर चुका है, कम से कम उन न्यायालयों या उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अन्य न्यायालयों में वकालत कार्य न करें। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखा जाना चाहिए। एक ही व्यक्ति को सत्ता, अभियोक्ता और साथ ही साथ न्यायाधीश होने पर स्वतंत्र न्याय की आशा नहीं की जा सकती। इस बात की दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान के निर्देशित तत्वों में कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखने की बात कही गई है। भारतीय संघ की अधिकांश इकाइयों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। उपयुक्त धारणा व्यवस्थाओं की जानी चाहिए कि इस बात की आशा की जाए न्यायाधीश स्वतंत्रता कार्यों का पालन कर सके। आधुनिक प्रवृत्तियों में देखें प्राचीन काल से न्यायपालिका अपनी परंपरागत भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही जब 18वीं सदी में लिखित तो कठोर संविधान की स्थिति को और इसके साथ ही संविधान की सुरक्षा के सिद्धांत को अपनाया गया, तब न्यायपालिका प्रसंग में आधुनिक प्रवृत्तियों का उदय हुआ। इस प्रसंग में प्रमुख रूप से दो प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है और अधिक प्रमुख प्रवृत्तियां न्यायिक पुनरावलोकन और दूसरा जनहित अभियोग और न्यायिक सक्रियता, जो द्वितीय प्रवृत्ति वस्तु तो प्रथम प्रवृत्ति पर आधारित है। आज इतना ही, धन्यवाद।